माई चैलेंजिंग वाइफ चैप्टर 11-15। अधिप अदा को लेकर सीधा पार्किंग में आया और उसको गुस्से में गाड़ी से लगा के उसको घूर के देखने लगा। अदा फिर वही उदासीनता से अधिप को देख रही थी। अधिप ने अदा को एक्सप्रेशनलेस देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम बिल्कुल बेअक्ल बददिमाग बेवकूफ हो क्या? कुछ भी समझ नहीं आता तुमको, यू इडियट। अभी पता है वो लेडी क्या कर रही थी और तुम। अधिप गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसके जबड़े सख्त हो गए थे, लेकिन अदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिप का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अदा को छोड़ा और गुस्से में जोर जोर से गाड़ी में लात मारते हुए चिल्ला पड़ा। अदा इस बार अधिप की दहाड़ सुन के डर गई और अधिप का हाथ पकड़ के अपनी मीठी सी आवाज में बोली, बॉस। अधिप ने अपनी लाल आंखों से अदा को देखा और उसको बाजू से पकड़ के हवा में उठा के अपने सामने किया और चिल्लाते हुए बोला, तुम एक लड़की हो। लड़की समझी? लड़कियों के पास स्पेशल पावर होती है। अगर कोई उनको गलत सोच या गलत इरादे से एक उंगली भी छुआता है तो उनको तुरंत समझ आ जाता है। और तुम पागल बेअक्ल समझ नहीं आया वो कैसे छू रही थी तुमको? बॉस बोलना समझ आता है पर ये सब नहीं। कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो या आदमी या औरत, हर इंसान एक नहीं होता, समझ आ रहा है? अदा शांति से हवा में टंगी अधिप को देख रही थी। अधिप गुस्से में इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि अदा उसके होठों से समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बोल क्या रहा है। जन्य भाग के अधिप के पास आया और उसको गुस्से में अदा के ऊपर चिल्लाते देख बोला, अधिप बच्ची को नीचे उतार, उसको हाथों में लग रहा होगा। अधिप का खून और खौल गया। उसने अदा को नीचे खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए आराम से लेकिन गुस्से में बोला, कोई भी मतलब कोई भी, तुमको कोई भी छुए तो उसका ऐसे मुंह तोड़ना। बोल के अधिप ने अपने बगल के खड़े जन्य के मुंह पर जोर से पंच मारा। जन्य 2 कदम पीछे हो गया और अपने मुंह पर हाथ रख के हैरानी से उसको देखने लगा। अदा भी जन्य और अधिप को देख रही थी। अधिप गुस्से में जन्य के पास आया और उसको मारने के लिए हाथ उठाते हुए बोला, साथ रहने को बोला था। जन्य तुरंत अधिप के वार को रोका और उसको दूर धक्का देते हुए बोला, बहुत जरूरी कॉल था इसलिए अकेले छोड़ा। अधिप बॉक्सिंग पोजीशन लेते हुए जन्य को मारने के लिए हाथ बढ़ा के बोला, तेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी कॉल था। जानता है ना वो कुछ नहीं समझती। जन्य भी बॉक्सिंग पोजीशन लेते हुए अधिप के वार से अपने आप को बस प्रोटेक्ट करते हुए बोला, पर कॉल तेरे लिए जरूरी था, मैं बच्ची को दूर से देख रहा था। अधिप गुस्से में वार करते हुए बोला, तभी वो लेडी उसके शोल्डर को मसल रही थी, उसके थाई को। बोलते हुए अधिप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों और मुंह से आग निकल रही थी। जन्य भी शॉक हो गया और नॉर्मल खड़ा होते हुए बोला, वॉट? अधिप ने लगातार 3-4 पंच जन्य के मुंह पर चिपका दिए और बोला, हाँ ऐसे देख रहा था तू। जन्य ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे होते हुए अधिप को हाथ दिखा के रुकने के लिए इशारा करते हुए बोला, क्या और तूने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? अधिप रुक गया और गुस्से में साइड में खड़ी गाड़ी में जोर से लात मारते हुए बोला, वो बुढ़िया वैसे ही कब्र में खड़ी थी, उसको क्या ही मारता। जन्य शांत हो गया और अधिप के पास आके आराम से बोला, सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अधिप कुछ नहीं बोला तो जन्य उसको हक करते हुए बोला, आज से बच्ची मेरी जिम्मेदारी, जैसे मैं तेरी सिक्योरिटी करता हूँ वैसे उसकी करूंगा, अब माफ कर दे। अधिप ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अदा जो बहुत देर से दोनों लड़ते देख के समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, उसको फिर अपने पेट में दर्द महसूस हुआ तो वो अधिप के पास आए और उसका हाथ पकड़ के हिलाते हुए अपना पेट पकड़ के मासूमियत से बोली, बॉस बॉस। उद्धरण चिन्ह। अधिप और जन्य एक दूसरे से दूर हुए। अधिप ने अदा को देखा तो देखते ही समझ गया अदा उससे क्या कहना चाहती है। अदा की मासूमियत देख तो वैसे ही अधिप का गुस्सा कम हो गया था। अधिप ने अदा का हाथ घुमा के पकड़ लिया और जन्य से आराम से बोला, आगे के लिए ध्यान रखना। जन्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अधिप अदा को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगा तो जन्य भाग के उसके पास आया और बोला, तू घर चल, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निपटा के आता हूँ। अधिप, तुझे क्या काम है? जन्य, घर पर मिल के सब बताता हूँ और हाँ मैंने तेरी सिक्योरिटी बढ़ाई है। अधिप आंखें छोटी करते हुए बोला, क्यों? जन्य, बाद में बताता हूँ, अभी बहुत अर्जेंट काम से जाना है। बोल के जन्य अपनी बाइक की तरफ भाग गया। अधिप ने शक से अपनी आंखें छोटी कर ली और वो भी अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया। तारांकन। जन्य फुल स्पीड में बाइक को चलाते हुए एक पुरानी खंड बिल्डिंग में पहुंचा जहां बॉडीगार्ड की पूरी फौज खड़ी थी। जन्य अंदर जाने लगा तो सभी उसको ग्रिड करने लगे। तभी एक बॉडीगार्ड का हेड जन्य के पास आया और बोला, सर लड़की कुछ नहीं बोली। जन्य फेस में गुस्सा लिए ऊपर चढ़ते हुए बोला, अच्छे से टॉर्चर नहीं किया क्या? बॉडीगार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर वो लड़की है। जन्य के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो गुस्से में पलट के उस बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, तो अभी से तुम इस जॉब को छोड़ सकते हो, मुझे हमदर्दी रखने वाले लोग अपनी एजेंसी में नहीं चाहिए। वो बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे करते हुए बोला, सॉरी सर, प्लीज एक मौका दीजिए। जन्य दिया और अब उस लड़की के साथ वही होगा जो एक गद्दार लड़के के साथ होता है।
उस बॉडीगार्ड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जन्य फिर ऊपर को बढ़ गया और एक रूम में आया जहां नीलिमा चेयर से बंधी अधमरी हालत में बैठी थी। उसके शरीर के ज्यादातर जगह से खून निकल रहा था, जैसे उसको पिन चुभ गई हो। जन्य वही डोर पर खड़ा उसको गुस्से में घूर के देखने लगा। वो बॉडीगार्ड जन्य के पीछे से नीलिमा के पास आया और उसके हाथ और पैर की उंगलियों को चिमटी में लगा के दूर कर दिया और पैर को अपने पैर से कस के दबाते हुए बोला, बोलो कौन हो, किसके लिए काम करती हो। नीलिमा दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी थी कि पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। नीलिमा फिर भी कुछ नहीं बोली, तो जन्य गुस्से में नीलिमा के पास आया। उस बॉडीगार्ड ने जन्य के बैठने के लिए चेयर रखी। जन्य नीलिमा के सामने बैठ गया और एक हाथ बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाया। बॉडीगार्ड ने जन्य के हाथ में एक नाखून खींचने वाली पिन रख दी। जन्य ने नीलिमा का हाथ पकड़ा और पिन से नाखून को पकड़ते हुए बोला, मैं बस एक बार बोलूंगा और उसमें मुझे जवाब चाहिए, वरना अपनी हालत की जिम्मेदार तुम होगी। नीलिमा दर्द भरी नजरों से जन्य को आंखों में आंसू भरे देख रही थी। जन्य बोला, तुमने मेरे फोन में माइक्रोचिप क्यों लगाई, तुम किसके लिए काम करती हो। नीलिमा कुछ नहीं बोली, तो जन्य ने उसका नाखून जड़ से खींच के निकाल दिया। नीलिमा दर्द में बिलबिला उठी। उसकी चीख से पूरी बिल्डिंग दहल उठी थी, पर जन्य को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आई। जन्य नीलिमा की दूसरी उंगली के नाखून को पकड़ के बोला, अभी 19 नाखून बाकी है, एक बार सोच लो, सच बोलना पसंद करोगी या। बोलते हुए जन्य ने नीलिमा के नाखून पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बस खींचने ही वाला था कि विंडो पर एक ड्रोन आया और नीलिमा को टारगेट करके उसके ऊपर गोली चला दी। नीलिमा फिर चीख पड़ी। जन्य और बाकी सब भी हैरान हो गए। इतनी सिक्योरिटी के बीच किसने नीलिमा का पता लगा के उसको मारा, सोच के जन्य का दिमाग खराब हो गया। लेकिन ये सोचने का नहीं, कुछ करने का समय था। बॉडीगार्ड ने भी तुरंत उस ड्रोन को देख के उसको गोली मार के ब्लास्ट कर दिया। गोली की आवाज से सभी बॉडीगार्ड जन्य और नीलिमा को प्रोटेक्ट करके खड़े हो गए। गोली नीलिमा के सीने पर लगी थी। वो गोली खाने के ज्यादा इस बात से हैरान थी कि चीफ ने उसको धोखा दिया। जिस चीफ के लिए वो इतनी जिल्लत सह रही थी, इतना दर्द बर्दाश्त कर रही थी, उसी ने उसको मरवा दिया। जन्य ने भी तुरंत नीलिमा के हाथ पैर से चिमटी हटाई और उसके हाथ खोल के उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, हे बोलो कौन है वो जिसने तुमको भेजा, देखो अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। नीलिमा के सीने से खून पानी जैसे बह रहा था, लेकिन अब चीफ का सच छुपा के भी क्या फायदा। वो चीफ के प्रति वफादार थी, पर चीफ ने उसको धोखा दिया। जैसे चीफ उसको मरवा सकते थे तो बचाने की भी तो कोशिश कर सकते थे। सोचते हुए नीलिमा ने जन्य को सच बताने का सोचा और वो बेहोशी की हालत में अटकते हुए बोली, चीफ। जन्य चीफ सुन के नीलिमा का सिर पकड़ के सीधा करते हुए बोला, कौन चीफ। नीलिमा अब पूरी तरह बदहाल हो चुकी थी। एक तो जन्य के बॉडीगार्ड उसको बहुत देर से टॉर्चर कर रहे थे, जिससे उसकी हालत बद से बदतर हो रखी थी। फिर जन्य ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब ये गोली। नीलिमा बस अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। जन्य ने जल्दी से नीलिमा को गोद में उठा लिया और बोला, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, बोलो चीफ कौन है। नीलिमा को पता चल गया था वो अब बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने अब अपनी आखिरी इच्छा बोलना जरूरी समझा और वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए बोली, माँ। जन्य ने नासमझी से नीलिमा को देखा। तब तक जन्य अपनी गाड़ी तक आ गया था। जन्य नीलिमा को लेकर गाड़ी में बैठ गया और बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल चलने को कहा। जन्य नीलिमा का सिर अपनी गोद में रखे उसको गाड़ी में लेटाए हुए उससे बार बार पूछ रहा था, चीफ कौन है, बोलो। पर नीलिमा अब कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस अपने खून भरे हाथ से अपने पैर की तरफ इशारा कर रही थी। जन्य कुछ समझा नहीं, वो बहुत टेंशन में था। टेंशन नीलिमा की जान की नहीं थी, टेंशन इस बात की थी कि कहीं नीलिमा सच बताए बिना मर ना जाए। तारांकन दूसरी तरफ अदिप अदा को लेकर घर आ गया और उसको बैठा के खाना खिलाने लगा। अदा शांति से बैठी खाना खा रही थी और अदिप के दिमाग में बार बार उस औरत का अदा का शोल्डर रफ करना याद आ रहा था। अदिप ख्यालों में खोए हुए अदा को खाना खिला रहा था कि अदा ने एक बड़ी सी डकार ली। अदिप अपनी सोच से बाहर आया और अदा को देखने लगा, जो अब मुंह बना बना के खा रही थी। अदिप समझ गया अदा का पेट भर चुका है, अब वो बस जबरदस्ती खा रही है। इसलिए अदिप ने उसको खिलाना बंद कर दिया और पानी पीने को दिया। अदा ने पानी पिया और शांति से बैठ के अदिप को देखने लगी, जैसे अब वो अदिप के दूसरे कमांड का वेट कर रही हो। लेकिन आज जो हुआ, अदिप उससे कुछ ज्यादा ही गुस्से में और साथ साथ टेंशन में भी था। आज जो हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। उसको ऑफिस जाना होता है, वो अदा के साथ हर टाइम तो नहीं होगा, और जन्य और तनय अगर वो भी अदा पर ध्यान नहीं दे पाए तो अदा को इन चीजों की तो समझ सबसे पहले होनी चाहिए। अदिप ने कुछ सोचा और अदा के पास खिसक के आ गया। अदा अदिप को ही देख रही थी। अदिप ने अदा को उठाया और अपने सामने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा दिया।
अदा फिर वही न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ अदिप को देख रही थी। लेकिन अदिप अदा को देख के हिचकिचा रहा था। उसने जो सोचा था वो अदा को समझाने में उसको अजीब लग रहा था। अदिप ने अपनी पीठ सीधी की और अपने दिमाग में चल रही हिचक को शांत करके अपने सामने बैठी अदा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमको आज कुछ समझाने जा रहा हूँ। अदा अदिप के होठों को देखते हुए बोली, ओके बॉस। अदिप ने गहरी सांस ली और बोला, ध्यान से समझना ओके। अदा, ओके बॉस। अदिप ने अदा के शोल्डर पर हाथ रखा और धीरे से रफ करते हुए बोला, ये बैड है, तुमको कोई ऐसे छुए या ऐसे करे तो खींच के कान के नीचे देना। अदा अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ बोली, ओके बॉस। अदिप ने फिर एक गहरी सांस भरी और अदा का पहना ओवरकोट पैर के ऊपर से सरका के साइड करते हुए बोला, कोई तुम्हारे कपड़े ऐसे हटाए तो ये बैड है, सीधा उसका हाथ तोड़ देना। अदा, ओके बॉस। अदिप ने फिर अदा के होठों पर अंगूठा रखा और धीरे से रफ करते हुए बोला, कोई तुमको ऐसे करे तो आंखें निकाल लेना। अदा को बस टच समझ आ रहा था, बाकी कैसे मारना है ये नहीं, लेकिन फिर भी वो अदिप की बातों को समझने की कोशिश करते हुए बोली, ओके बॉस। अदिप फिर रुक गया और सोचने लगा वो अदा को आगे कैसे समझाए। फिर अदिप के दिमाग में कुछ आया और वो उठ के वहां से चला गया। अदा टेबल पर बैठी बस उसको देख रही थी। अदिप जल्दी से एक चार्ट और पेंसिल लेकर आया और खाने के बाउल साइड करके टेबल पर चार्ट रखा और उसमें ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के अदा के पास आया। अदा भी चार्ट देखने लगी। अदिप ने उस डायग्राम में बॉडी पार्ट्स में पेंसिल रखते हुए अदा से कहा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सारे पार्ट बैड है, कोई तुमको यहाँ टच करते तो ये बैड टच होता है। तो ऐसा होने पर तुमको चुप नहीं रहना है, गुस्सा आना चाहिए तुमको, इतना गुस्सा की जान ले लो। जान नहीं ले सकती तो जो उस समय दिल में आए वो हाल करना उसका, बाकी मैं देख लूँगा। अदा में सारे बॉडी पार्ट ध्यान से देखें, फिर अदिप को देख के बोली, ओके बॉस। क्या नीलिमा बच पाएगी? कैसे अदिप अदा को बचाएगा आगे आने वाली मुसीबतों से? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। चैप्टर 12 देखो अपने इस कसाई पति को। कुछ समय बाद अदिप बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और किसी से बात करते हुए बोल रहा था, आज रात की मीटिंग कल पोस्टपोन कर दो। दूसरे साइड से एक लड़के की आवाज़ आए, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। अदिप ने फिर कहा, तुमने मिस्टर मेहरा की प्रोजेक्ट डिटेल सेंड नहीं की? वो लड़का सिद्धार्थ बोला, सर वो लड़का बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था। अदिप थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैंने तुमको परसों बोला था और अभी तक मेरे पास ना कोई मेल आया है ना ही डिटेल्स। तुम्हारा क्या काम से मन भर गया है? अगर ऐसा है तो हमेशा के लिए छुट्टी ले लो। सिद्धार्थ जल्दी से बोला, सॉरी सर, कल आपकी शादी थी तो मैंने सोचा आप बिजी होंगे। अदिप ने गुस्से में लैपटॉप बंद किया और बोला, यू आर फायर। सिद्धार्थ के पसीने छूट गए और वो घबराया हुआ बोला, सर सॉरी सर, तने सर ने बोला था आपको 3-4 दिन परेशान ना करूं, ना कोई कॉल ना मेल ना काम की कोई बात, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अदिप ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा, तने तू गया? सिद्धार्थ फिर बोला, सर मैं अभी सब सेंड कर देता हूँ। अदिप ने बस हम कहा और कॉल कट कर दी। तभी तने अपनी गर्दन में पट्टा पहने अंदर आया तो अदिप ने उसको देख के फिर पिलो उठा ली और गुस्से में उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, तूने सिद्धार्थ को मुझे डिस्टर्ब करने से मना किया। तने इस बार साइड हो गया और मुंह बनाते हुए बोला, दोस्त है कि कसाई? गर्दन की नस हिला के मन नहीं भरा तो पूरी गर्दन ही अलग करना चाहता है। अदिप गुस्से में तने को घूरते हुए बोला, तूने सिद्धार्थ को मना क्यों किया? तने अदिप के पास आया और बोला, यार तेरी शादी हो रही थी, तू क्या मंडप के नीचे लैपटॉप लेकर बैठता? अदिप ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, शादी कल थी और आज? उद्धरण चिन्ह। तने मुस्कुरा दिया और शरारती अंदाज में बोला, वो शादी के बाद तू क्या इतना फ्री होता कि काम करता, इसलिए मना किया था। अदिप गुस्से में तने को घूरे जा रहा था। तने ने फिर वही सामने बैठी अदा को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, पर मुझे क्या पता था तू इस गजनी की बच्ची से शादी कर लेगा। नैना से शादी हुई होती तो तू अभी उसके साथ रूम में। उद्धरण चिन्ह। तने इतना ही बोला था कि अदिप ने उसके मुंह पर पंच जमा दिया। तने को फिर गर्दन में झटका लगा और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए चीख पड़ा। अदिप गुस्से में बोला, चल तुझे रूम में ले चलता हूँ। बोलते हुए अदिप अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए तने की तरफ बढ़ने लगा। तने अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तू पागल है क्या? मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अदिप, तू अब किसी टाइप का नहीं बचेगा। अदिप को गुस्से में देख के तने ने भागना सही समझा और वो भाग के अदा के पास आया और अदा को खड़ा करके उसके पीछे छुप गया। अदिप भी अदा के सामने आके तने को आंखें छोटी करके देखने लगा। क्योंकि तने के छुपने से कोई फायदा नहीं था, वो अदा के पीछे से बराबर दिख रहा था। बेचारी अदा ही चुहिया सी थी और वो तीनों बॉडी बिल्डर। इस बार तो अदा भी कंफ्यूजन में सिर पीछे को करके नजरें नीची करे तने को देख रही थी। तने ने अदिप को अदा के सामने खड़े देखा तो सीधा खड़ा हुआ और अदा को पीछे से दोनों बाजू से पकड़ के मुस्कुराते हुए होते हुए बोला, देखा मुझे लगा ही था तू गिलहरी से प्यार करता है,
गिलहरी है ही इतनी क्यूट, तू उसके आगे मुझे मार ही नहीं सकता। अदिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अदा को देखा, जो तने को अपना सिर पीछे करके ऊपर उठा के देख रही थी। अदा, अदिप, तने और जन्य तीनों के सीने तक आती थी। अदिप के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और उसने फिर तने ने मुंह पर मुक्का जमा दिया। तने चीख दिया और अदा ने भी अपना मुंह हैरानी से खोल लिया। अदा अपना सिर ऊपर किए मुंह खोले हैरानी से आंखें बड़ी करे, जैसी कोई बंदर कुछ अचंभित चीज देख लेने पर अपना मुंह और आंखें खोल लेता है, वैसे ही अदा भी तने को देख हष्ट फेस बंदर रही थी। अदा की क्यूटनेस देख के अदिप बस उसको देखता रह गया। तने, जिसने दर्द में फिर अपनी गर्दन पकड़ ली थी, उसने अदिप से कुछ बोलने के मुंह खोला, लेकिन अदिप की नजरें देख के शांत हो गया। तने ने फिर अदा को देखा, जो अभी तक स्टैचू बनी मुंह खोले उसको देख रही थी। तने ने अदा का मुंह बंद किया और उसका सिर पकड़ के सीधा करते हुए उसके सामने आके बोला, तुमको बड़ा मजा आ रहा है, पर कोई तुम्हारे मजे ले रहा है, देखो अपने इस कसाई पति को। अदा को समझ नहीं आया, पर अदिप ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर ली। तने अदिप को देख के मुस्कुरा दिया और उसके पास आके उसके कान में धीरे से बोला, तेरी ही बच्ची है, देख भी सकता और बाकी सब। उद्धरण चिन्ह। अदिप ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसने झटके से तने को देखा और उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तने पहले ही रफू चक्कर हो गया। अदिप भी तने के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागते हुए बोला, आज तेरी गर्दन के साथ साथ बॉडी का हर पार्ट टूटेगा। तने बाहर की तरफ भागते हुए बोला, मैं हाथ ही नहीं आऊंगा। तने अदिप को पीछे देखते हुए डोर के पास तक ही आया था कि बाहर से आ रहे जन्य से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। अदिप भी आया और मौका ना गवाते हुए तने के ऊपर दोनों साइड पैर करके बैठा और उसके मुंह पर मारते हुए बोला, बहुत मुंह चल रहा है तेरा, आज सबसे पहले तेरा मुंह टूटेगा। जन्य दोनों को देख के मुस्कुरा दिया। तने ने जन्य को मुस्कुराते देखा तो गुस्सा करते हुए बोला, पहाड़ की औलाद, हंस रहा है, तेरी वजह से मैं पकड़ा गया। जन्य ने आंखें छोटी कर ली और बोला, तू इसी लायक है, खा मार। तने ने मुंह बना लिया और अदिप के हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई मुंह पर मत मार, गर्लफ्रेंड को क्या बोलूंगा। अदिप ने तने का हाथ पकड़ा और अपने पैर के नीचे दबा के फिर उसके मुंह में मारते हुए बोला, बोलना लड़की छेड़ रहा था तो पीट के आया हूं। जन्य फिर मुस्कुरा दिया कि तभी जन्य का एक बॉडीगार्ड उसका फ़ोन लेकर घर के अंदर आया और जन्य से बोला, सर आपका फ़ोन। लेकिन वो इतना ही बोला था कि जन्य का फ़ोन में टी 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 आवाज़ करने लगा। जन्य की आंखें बड़ी हो गई, उसने तुरंत अपना फ़ोन ले लिया। अदिप और तने भी थोड़ा शॉक हो गए थे, वो इस नोटिफिकेशन की आवाज़ का मतलब अच्छे से जानते थे। अदिप और तने भी खड़े हो गए और जल्दी से अपना फ़ोन निकाल लिया। जन्य ने दोनों के फ़ोन लिए और ओपन करके देखा तो तने के फ़ोन के अंदर माइक्रोचिप लगी थी। सभी सीरियस हो गए। जन्य ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और माइक्रोचिप बॉडीगार्ड को देकर उसके कान में कुछ बोला। बॉडीगार्ड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चिप लेकर घर के बाहर चला गया। बॉडीगार्ड के जाते ही अदिप बोला, ये सब क्या चल रहा है। जन्य सीरियस हो गया और बोला, मैं तुमको यही बताने वाला था कि हमारे ऊपर कोई पेनी नज़र रखे है, उसको हमारे हर एक मूवमेंट के बारे में पता है। किसी ने मेरे फ़ोन में भी माइक्रोचिप लगाया था। अदिप, ये कैसे पॉसिबल है। तने भी हैरानी से बोला, हाँ ये कैसे पॉसिबल है और मेरा फ़ोन उसको मिला कैसे। जन्य बोला, पॉसिबल है, तुम हॉस्पिटल गए थे ना, वहीं पर किसी ने लगा दिया होगा। तने, फिर भी इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे। जन्य, वो ऐसे की सिक्योरिटी सिर्फ घर के 10 फीट तक ही है, उसके बाद कोई भी नॉर्मली दूर से नज़र रख सकता है, पर मैंने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है, अभी इस पूरे एरिया में कोई हमारे ऊपर नज़र नहीं रख सकता, ना कोई इंसान ना ही कोई नेटवर्क के थ्रू हमारी मूवमेंट देख सकता है। अदिप, पर ये कौन है। पता किया, जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो मेरे घर के ऊपर नज़र रख रहा है। उद्धरण चिन्ह। जन्य, अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही पता चल जाएगा, वैसे भी तेरे दुश्मन कुछ कम है क्या, कोई भी हो सकता है। अदिप, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। जन्य, हाँ पर इस बंदे ने हिम्मत की है तो देखते हैं कितने आगे तक जा पाता है। अदिप ने जन्य को देखा और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। जन्य और तने भी मुस्कुरा दिए, जैसे मुस्कान में ही बोल रहे हो, उन तीनों के साथ रहते किसी में इतनी दम नहीं कि कोई कुछ कर सके, ऐसे इंटू चिंटू तो आते जाते रहते हैं, आजकल सब पर हैकिंग का भूत सवार है, एक दो कैमरे या एरिया हैक करने पर अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगते हैं, पर जब बाप सामने आता है तो किसी चूहे के बिल में दिखाई देते हैं। तीनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे और अदा नासमझी में तीनों को देख रही थी और बेचारी करती भी क्या। वो तो ठीक से चूहिया भी नहीं थी, वो तो चींटी थी जो कुछ नहीं समझती थी। तारांकन। कुछ समय बाद तीनों बैठे थे और अदा भी उनके साथ ही बैठी थी। अदिप ने जन्य और तने को अपना अपना काम समझा दिया था कि कैसे अदा को सब सीखना है, और ऐसे ही रात हो गई। अदिप ने अदा को खाना खिलाया और सभी फिर हॉल में बैठ के बातें करने लगे। अदिप और जन्य आपस में इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे और तने अदा से बात कर रहा था, पर अदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
थोड़ी ही देर में जन्य का फ़ोन बजा तो वो उठ के साइड में चला गया। अदिप भी अपने आईपैड में देखते हुए उठा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। अदिप के उठते ही अदा भी उठी और अदिप के पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन अदिप अपने आईपैड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा था, तो उसका ध्यान अदा पर नहीं था। तनय अदा से बात कर रहा था, इसलिए अदिप को उसकी चिंता नहीं थी और वो ऐसे ही अपना काम करते हुए अपने रूम की तरफ आ गया था। लेकिन अदा, जो अपने आप को अदिप की सब्जेक्ट समझती थी, उसको याद था अदिप ने कहा था हमेशा उसके साथ रहना, इसलिए वो भी अदिप के उठते ही उसके पीछे चल दी थी। तनय ने अदा को अदिप के पीछे जाते देखा तो उसके फेस पर शरारती मुस्कान आ गई। तनय ने अदा को रोका नहीं, बल्कि उसके मन में तो लड्डू फुट रहे थे। तनय तो चाहता ही था उसके दोस्त की लाइफ में भी लड़की आ जाए, वो ही क्यों अकेला लड़की के नखरे झेले। अदिप रूम में आया और आईपैड में देखते हुए ही अपना कोट निकाल के सोफे पर फेंका और अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। अदा उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। अदिप को उसकी परछाई तक नहीं दिख रही थी, और दिखती भी कैसे, हाथी के पीछे चींटी चले तो हाथी को पता चलता है क्या। अदिप बाथरूम में आया और आईपैड में देखते हुए ही अपनी शर्ट उतार के साइड रख दी। अदा उसके पीछे ही खड़ी उसको देख रही थी। अदिप ने फिर दूसरी शर्ट उठाई और पहनने के लिए आईपैड नीचे रखा और शर्ट पहनने को हुआ कि उसकी नज़र सामने मिरर पर गई जिस पर अदा दिख रही थी। अदिप चौंक गया और पीछे पलट के शौक में अदा को देखते हुए बोला, तुम बाथरूम में क्या कर रही हो? अदा कुछ नहीं बोली, वो बस अदिप की शर्ट लेस बॉडी को बड़े ध्यान से देख रही थी। अदिप को अदा की नज़रें कुछ अजीब लगी, तो वो अपने सीने पर शर्ट रख के बोला, ऐसे क्या देख रही हो? अदा ने कुछ नहीं कहा और अदिप के पास आने लगी। अदिप को पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हुई और वो अपनी लाइफ में पहली बार घबराहट से अपने कदम पीछे लेने लगा। लेकिन एक कदम में ही उसका रास्ता खत्म हो गया। अदिप पीछे वॉश बेसिन की शेल्फ से टकरा गया। अदा अदिप के बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई। अदा की नज़रें अभी भी अदिप की बॉडी पर थी, जिससे अदिप का गला सूखने लगा। वो अदा की नज़रें अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अदिप अदा को दूर रहने के लिए तेज आवाज़ में बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकली और धीमी आवाज़ में बोला, दूर रहो। अदिप की आवाज़ इतनी धीमी थी कि खुद अदिप को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसकी आवाज़ है, वो भी इतने धीरे बोल सकता है क्या। अदा ने अदिप को सिर उठा देखा और फिर अपनी वही प्यारी सी आवाज़ में बोली, बॉस। अब तो अदिप के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल में घंटी नहीं, बड़े बड़े घंटा घर वाले घंटे बज रहे थे, टन टन टन। अब तो बेचारे अदिप के गले से जो आवाज़ निकली थी वो भी चली गई थी। अब बस उसके होठ हिल रहे थे, पर आवाज़ गायब थी। अदा की मासूम सी आवाज़, उसका बस किसी को पलके उठा के देखना, इतना ही बहुत था सामने वाले हो घायल करने के लिए। अदिप ने अदा को बिल्कुल सही नाम दिया था अदा। अदा की हर एक चीज़ में अदा थी। जब वो कुछ जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, तब उसकी अदा यूं धीरे से पलके उठाना, एक कशिश से सामने वाले को देखना, मासूमियत से बोलना, इतनी कातिलाना थी। तो जब वो सब समझने लगेगी तो अदिप का तो अपनी आवाज़ और आंखों से ही कत्लेआम कर देगी। सोचते हुए अदिप की सांसें कुछ बढ़ सी गई थी। ऐसा नहीं था वो अदा के लिए कुछ फील करता था, लेकिन फिर भी जब भी अदा उसके पास आती थी तो उसकी धड़कनें कुछ बढ़ जाती थी और अभी की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। अदा अदिप को अजीब नज़रों से देख रही थी। अदिप अपनी सांसें रोके खड़ा था कि अदा ने अदिप का हाथ उसके चेस्ट से हटा दिया, जिससे अब अदिप की अपर बॉडी में कुछ नहीं था। अदिप के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो शौक में अदा को देखने लगा। अदा ने एक बार फिर अपनी पलकें उठा के एक नज़र अदिप को देखा, तो अदिप मानो एक बार फिर घायल हो गया। अदा की नज़रों कुछ अजीब सा था जो अदिप समझ नहीं पा रहा था। वही अदा ने अदिप के सीने पर हाथ रख लिया और ऊपरी बॉडी में घुमाने लगी। अचानक से अदिप के दिल के एक अजीब सी फीलिंग उठी और अदिप की जान उसके गले में अटक गई। 13 पहली नज़र वाला प्यार। अदा ने अदिप के सीने पर हाथ रख लिया और इधर उधर घुमाने लगी। अदिप की धड़कनें इतनी तेज चलने लगी जैसे उसको अभी हार्ट अटैक आने वाला हो। अदिप की तो सांसें ही उसकी हलक में अटक गई थी, उसकी पूरी बॉडी मानो सुन्न पड़ गई हो, बस उसका दिल धड़क रहा था। वो भी इतनी तेज जैसे माइक पर किसी ने अभी अभी फ़ोन कनेक्ट किया हो और टी की आवाज़ आ रही हो। अगर अदा को समझ होती तो वो दूर से ही अदिप की धड़कनें सुन सकती थीं। अदिप अपनी सांसें रोके खड़ा था कि अदा ने अदिप के सीने पर हाथ घुमाते हुए सिर उठा के अदिप को देखते हुए कहा, बॉस। अब तो अदिप के बर्दाश्त की हद थी। अदिप ने अदा की मीठी सी आवाज़ सुन के अपनी आंखें भींच लीं। अदिप को लग रहा था अदा उसको जानबूझ के परेशान कर रही है, पर अफसोस फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। करता भी कैसे, उसका शरीर जो अदा के छूने से जाम हो गया था। अदिप बंद आंखों से भी अदा की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जिससे वो अपनी आंखें और कस के मिच रहा था। अदा की आवाज़, उसकी वो कशिश भरी नज़रें अदिप को मदहोश कर रही थी। पर अदा अदिप की हालत के बेखबर उदासीनता से आगे अदिप को देखते हुए बोली, बॉस बैड पार्ट, बैड टच। अदिप ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसको समझ आया अदा उसको ऐसे देख क्यों रही है।
अदिप ने ह्यूमन बॉडी का ऐसे ही रिफिली डायग्राम बनाया था। अदा ने जब अदिप की बॉडी देखी तो उसके दिमाग में वही डायग्राम घूमा और वो अदिप की बॉडी को छू के देखने लगी। अदिप ने अदा को समझते हुए अपनी सांसें कंट्रोल में की और उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम भी किसी को बेड टच नहीं कर सकती। अदा अदिप को देखते हुए बोली, ओके बॉस। अदिप फिर अदा के हाथ को पकड़े अपनी बॉडी से हटाते हुए बोला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अदिप ने इतना बोला फिर कुछ सोच के अपनी बात को ठीक करते हुए बोला, मतलब किसी को भी नहीं, तुम किसी को टच नहीं कर सकती, किसी से भी बात करो तो दूर से बात करो, किसी को शर्टलेस देखो तो अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसे किसी को नहीं देखते, ये बैड मैनर्स होता है। और कभी भी बाथरूम के अंदर जाओ तो पहले नॉक करो, ऐसे ही किसी के पीछे बाथरूम तक नहीं जाते, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। अदा ने उदासीनता से कहा, ओके बॉस। अदिप ने गहरी सांस भरी और बोला, ओके बोलने से कुछ नहीं होता, उसको मानना भी पड़ता है। अदा ने फिर कहा, ओके बॉस, और अदिप से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। लेकिन अदा अभी भी अदिप की बॉडी को ही देख रही थी। अदिप ने अदा को आंखें छोटी करके देखा और बोला, मुझे घूरना बंद करो। अभी समझाया ना, ऐसे किसी को नहीं देखते। अदा ने नजरें उठा के अदिप को देखा फिर सावलिया आवाज में बोली, बॉस। लेकिन उसके आगे उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पता नहीं था। अदिप ने अदा के फेस पर पहली बार एक्सप्रेशन देखे तो उसको अच्छा लगा। भले वो सवालिया एक्सप्रेशन थे लेकिन ये अच्छी बात थी कि अदा के दिमाग में कुछ तो जा रहा था, जिससे उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। अदिप जल्दी से अदा के पास आया और उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या है तुम्हारे दिमाग में, बोलने की कोशिश करो। अदा ने मुंह खोला लेकिन उसके पास शब्दों का ज्ञान नहीं था। वो तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन भी इसलिए आए थे क्योंकि वो इतने घंटों से तने की बातें सुन रही थी और तने हर बात पर एक्सप्रेशन देता था। अदा बोल नहीं पाई तो उसने फिर अपना हाथ अदिप के सीने पर रख लिया। अदिप की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई, लेकिन इस बार वो अपनी धड़कनों को जल्द ही कंट्रोल में ले आया और अदा से बोला, हाँ बोलो, कोशिश करो। अदा बोल नहीं पा रही थी, बस बार बार मुंह खोल रही थी। फिर अचानक से अदा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अदिप को देखने लगी। अदिप ने नासमझी से अदा को देखा, लेकिन जैसे अदा ने एक हाथ अपने और दूसरा हाथ अदिप की बॉडी पर घुमाया, अदिप का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत अदा को छोड़ दिया और कुछ कदम दूर होते हुए हाथ से इशारा करके बोला, बाहर जाओ। अदा अदिप को देखने लगी। अदिप फिर तेज आवाज में बोला, बाहर जाओ। अदा तुरंत बाहर चली गई। अदिप वही वॉल से टेक लेकर खड़ा हो गया। वो अदा के दिमाग में क्या चल रहा है अच्छे से समझ गया था, लेकिन वो अदा को नहीं समझा सकता था। अदा उससे दोनों की बॉडी में इतना अंतर क्यों है जानना चाहती थी, जिसका जवाब अदिप कैसे ही देता, कैसे समझाता अदा को। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। अदिप ने अपना सिर झटका और मुंह धो के अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया तो अदा बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। अदा को देख के पता नहीं क्यों अदिप थोड़ा झेप गया और उससे नजरें चुराते हुए बोला, तुम बाथरूम के बाहर क्यों खड़ी हो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाके। अदिप अपनी झेप में भूल गया था अदा नॉर्मल लड़की नहीं है। और तुरंत ही अदिप को इस बात का एहसास भी हुआ और उसके सवाल का जवाब खुद उसके पास था। उसने तो अदा को उसका रूम ना बताया, ना ये सिखाया कि कैसे जाके लेटना है। अदा शांति से खड़ी अदिप को देख रही थी। अदा की आदत थी जो चीज उसको समझ नहीं आती थी उसमें वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। अदिप ने फिर अपनी जेब को साइड किया और अदा के पास आके बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। बोल के अदिप पलटा और एक कदम आगे बढ़ा था कि कुछ सोच के रुक गया। अदा जो उसके पीछे चल रही थी अचानक से अदिप के रुकने से उससे टकरा गई। अदिप ने पलट के अदा को देखा तो अदा उसके बेहद करीब खड़ी थी। अदिप की धड़कनें एक बार फिर उसकी गति से तेज चलने लगी। अदिप ने अदा को पकड़ के अपने आप से दूर किया और बोला, अभी समझाया था ना, दूर रहते हैं। अदा ने कहा, ओके बॉस। अदिप ने अपना सिर हिला दिया फिर कुछ सोच के अदा को पकड़ के बेड के पास लाया और उसको बेड पर लेटा दिया। फिर बीच में पिल्लो की वॉल बना के बोला, ये तुम्हारा साइड है वो मेरा, तुम इस साइड से मेरे साइड नहीं जा सकती, समझी। अदा ने पिल्लो की वॉल देखी और बोली, ओके बॉस। अदिप बोला, अब आंखें बंद करो और चुपचाप लेटी रहो, नींद अपने आप आ जाएगी। बोलते हुए अदिप ने अदा की आंखें बंद कर दी। अदा फिर कुछ नहीं बोली और सोने की कोशिश करने लगी। अदिप ने अदा को अपने साथ इसलिए सुलाया था क्योंकि अदा अभी पूरी तरह नासमझ थी। अगर उसको रात में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, ऐसे वो कम से कम उसको उठा के अपनी प्रॉब्लम बता तो देगी। अदिप ने रूम लाइट ऑफ की और बेड के दूसरे साइड आ गया। अदिप ने फिर अपना लैपटॉप उठा लिया था और काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अदा पर जा रही थी। लैपटॉप की रोशनी अदा के फेस पर भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, जिससे उसका आधा फेस चमक रहा था, आधा अंधेरे में था। अदा सोते हुए किसी कांच की गुड़ियां जैसी लग रही थीं। अदिप चाह के भी उससे अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। अदिप का मन काम में नहीं लगा तो वो सोने की कोशिश करने लगा।
लेकिन अदा उससे कुछ दूर लेटी है, ये ख्याल उसको सोने भी नहीं दे रहा था। अदिब से अपनी बेचैनी झेली नहीं गई तो वो उठ के रूम के बाहर चला गया। तारांकन। दूसरी तरफ जन्य अपने लैपटॉप में नीलिमा की रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था। जब नीलिमा हाथ के इशारे से बार बार अपने पैर की तरफ देख रही थी तभी जन्य को शक हो गया था। नीलिमा जल्द ही बेहोश हो गई थी। जन्य ने उसको घुमा के उसका पैर चेक किया तो जन्य को नीलिमा के पैर के तलवे में कुछ अलग सा लगा। जन्य ने कैंची निकाली और नीलिमा के पैर की स्किन थोड़ी कट की तो उस जगह पर एक छोटी सी चिप छुपी हुई थी। जन्य थोड़ा हैरान हो गया, पर वो जानता था ऐसा तभी किया जाता है जब आपको किसी जरूरी चीज को छुपाना हो। जन्य अभी उसी चिप को ओपन करके देख रहा था जिसमें नीलिमा ने कुछ रिकॉर्ड किया था। नीलिमा की रिकॉर्डिंग में नीलिमा व्हाइट कलर का सूट पहने चेयर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नीलिमा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ। बोलते हुए नीलिमा फिर रो पड़ी और अपने आप को संभालते हुए फिर बोली, माँ अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो मतलब मैं मर चुकी हूँ। आई एम सॉरी माँ, मैं कभी आपका ध्यान नहीं रख पाई। मैंने हमेशा चाहा आपकी बेटी नहीं बेटा बन के रहूँ। लेकिन माँ इतने अच्छे मार्क्स आने पर भी कहीं जॉब ही नहीं मिली तो पैसों के लिए ऐसी जॉब करनी पड़ी। आपसे हमेशा झूठ बोला, मैं किसी आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, पर माँ वो सब झूठ था। मैं एक जासूस का काम करती थी और ये जॉब करते समय ही मुझे बता दिया गया था मेरी जान भी जा सकती है। पर माँ आपका इलाज करवाना था, पैसे बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए। मुझे आपका ख्याल था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका क्या होगा। पर माँ अगर मुझे कोई बीमारी होती तो क्या आप अपनी जान की चिंता करती, कैसे भी पैसों का इंतजाम करके मेरा इलाज करवाती ना। वही मैंने किया। पर माँ मैं कभी आपको अकेला नहीं पड़ने दूंगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, मयूर वो आप तक पहुँचा देगा। आप उससे अपना बाकी का जीवन आराम से गुजार सकती है। आपको चारों धाम की यात्रा करनी थी ना माँ, अब आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। आपकी बेटी ने इतना पैसा जोड़ लिया है कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस भगवान से दुआ है मयूर मुझे धोखा ना दे, वो मेरे पैसे आप तक पहुँचा दे। मैंने मयूर से बोल दिया है वो समय समय पर आपसे मिलने आता रहेगा। लव यू माँ। बोलते हुए रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। जन्य ने लैपटॉप बंद किया और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मयूर। जन्य उठा और अपने फ़ोन में बात करते हुए गार्डन में आ गया। पर अदिब को बैठा देख उसने कॉल कट किया और अदिब के पास आके बैठते हुए बोला, क्या हुआ। अदिब किसी सोच में डूबा था। वो जन्य की आवाज़ से उसकी तरफ देखने लगा। जन्य अदिब की नज़रों में परेशानी देख के बोला, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो। अदिब, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। जन्य बेंच से टेक लेकर बैठ गया और बोला, बच्ची की चिंता हो रही है। अदिब जन्य को आंखें छोटी करके देखने लगा। जन्य हल्का सा मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है तुझे बच्ची से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। अदिब ने अपना सिर झटका और बोला, तू पहली नज़र के प्यार में बिलीव करता है। जन्य, मैं तो प्यार में ही बिलीव नहीं करता, पर प्यार होता तो है ना, और वही प्यार मैंने तेरे अंदर उस बच्ची के लिए महसूस किया। अदिब, तुम कुछ ज़्यादा ही गलत महसूस नहीं कर रहे। जन्य, मैं सही महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा बच्ची को अदा का नाम देना, उस बच्ची की इतनी केयर करना, आज से पहले मैंने किसी के लिए तुझे इतनी केयर करते नहीं देखा। जब नैना से शादी की बात हुई थी उसी समय तूने डिसाइड कर लिया था नैना को अपनी गाड़ी में तक नहीं बैठने देगा, मैरिज हॉल के बाहर से ही उसको ड्राइवर के साथ फ्लैट पर भेज देगा। पर उस बच्ची को तूने अपने रूम में जगह दे दी। इसको प्यार नहीं तो क्या बोलोगे। अदिब सामने देखते हुए सीरियस टोन में बोला, जैसा तुमको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। अदा का नाम इसलिए दिया क्योंकि बाकी लड़कियों का नाम मैं जानता नहीं, और केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी सब्जेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो उस लड़की के आने से फिर से मेरा ड्रीम बन गया है। जैसा माँ ने चाहा मैंने वो सब किया, जैसा पापा ने बोला मैंने वो भी किया। अब मेरा सपना फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, तो बस मैं उसको अब पूरा करना चाहता हूँ। जिस दिन वो पूरा हो गया उस लड़की को वापस भेज दूंगा जहाँ से वो आई है। जन्य, अच्छा, लेकिन सपना तो तू किसी और तरह से भी तो पूरा कर सकता है। उस बच्ची की याददाश्त गई है, उसको डॉक्टर के पास ले जा, इलाज करवा, वापस भेज दे। क्यों, बच्ची की नैनी बना हुआ है। अदिब ने जन्य को घूर के देखा और बोला, अदा की याददाश्त नहीं गई है, उसकी मेमोरी को प्रॉपर डोज देकर मिटाया गया है। जन्य भी थोड़ा सीरियस हो गया। अदिब आगे बोला, मैंने अदा के हाथ में इंजेक्शन का निशान देखा है। किसी ने उसको एक ही जगह कई बार इंजेक्शन दिए हैं। किसी ने जानबूझ के अदा की मेमोरी को हटाया है। मैं उसकी मेमोरी वापस लाना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ आखिर इतनी छोटी लड़की की मेमोरी हटाने का मतलब क्या है, और ऐसा किया कैसे गया। क्योंकि मैंने अदा की पूरी बॉडी के टेस्ट किए हैं। अदा की बॉडी में कोई भी चोट या ऐसा कोई हादसा उसके साथ में नहीं हुआ जिससे उसकी याददाश्त जाए। पर मुझे उसकी बॉडी में एक केमिकल मिला, मैं अभी उस केमिकल पर स्टडी कर रहा हूँ। जल्द उस केमिकल के बारे में पता चल जाएगा। हो सकता है उस केमिकल को इंजेक्शन से अदा की बॉडी में डाला गया है और उसकी मेमोरी चली गई। किसने अदा की मेमोरी मिटाई? क्या इसके पीछे उस चीफ का हाथ है? क्या अदिब चीफ के बारे में पता लगा पाएगा?
जानने के लिए पढ़ते रहिए। च 14 बेल बुद्धि इंसान। अदिप वापस अपने रूम में आ गया था, पर उसका बेड में अदा के बगल में लेटने का अभी तक मन नहीं हो रहा था। अदिप ने एक नज़र सोफ़ा देखा, पर वो हाथी सोफ़े पर कैसे आता? अगर वो सोफ़े पर लेटता भी तो भी ना उसको नींद आएगी, और कल पूरा टाइम उसकी बॉडी पेन भी करती रहेगी। अदिप ने गहरी सांस ली और सोचा वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। अदा वो तो नासमझ है, बस एक जीती जागती सब्जेक्ट, उसके साथ सोने में क्या है। और बीच में वॉल तो बनी है, और बस कुछ दिन की बात है, जैसे अदा कुछ समझने लगेगी वो अदा को अपने रूम से बाहर निकाल देगा। अदिप सोचते हुए अपने साइड आया और बेड पर लेट गया, लेकिन उसकी नज़रें फिर अदा पर गई। अदा को देख के वो फिर उसमें खोसा गया। लंबी लंबी पलकें जो उसकी आंखों की सुंदरता को और बढ़ा रही थीं। हल्के गुलाबी होठ जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। कितना कुछ बोलना चाहते होंगे ये होठ, पर बोल नहीं पाते। तभी अदिप की नज़र अदा के बालों पर गई जो उसके फेस पर आ गए थे। अदा को बाल बांधना नहीं आता था, और ना ही अदिप को, तो अदिप उसके बाल ऐसे ही खुले छोड़ देता था। अदा के घुघराले बालों की कुछ लट उसके फेस पर थी। अदिप थोड़ा सा उठा और पिलो की वॉल पर झुक के अदा के फेस से बाल हटाने लगा। ऐसा करते टाइम अदिप के फेस पर प्यारी सी मुस्कान थी। अचानक अदिप को एहसास हुआ वो मुस्कुरा रहा है, तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी जगह पर सीधा लेट गया और सीलिंग को देखने लगा। अदिप के दिमाग में जन्य की बात घूम गई, तुझे बच्ची से प्यार हो गया है। अदिप के फेस पर गुस्सा आ गया और वो अपने मन में बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, वो बस मेरी सब्जेक्ट है। कितनी छोटी है मुझसे, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। शादी करना मजबूरी थी, उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं शादी को मानता भी तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस लड़की पर रिसर्च करनी है, फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने। बोलते हुए अदिप ने गहरी सांस ली और अदा की तरफ देखा, तो अदा नाइट बल्ब की रोशनी में चमक रही थीं। अदिप ने गुस्से में लाइट बल्ब भी बंद कर दिया। अब पूरे कमरे में अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अदिप फिर बेड के एकदम कोने पर आया और अदा की तरफ पीट करके अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अदा को अपने पेट में अजीब सा महसूस हुआ। वो उठ के बैठ गई, लेकिन अंधेरे में उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो अपनी मीठी आवाज़ में बोली, बॉस बॉस। पर अदिप की जब तक आंख लग चुकी थी और अदा की चींटी जैसी आवाज़ उसके हाथी जैसे कानों में पड़ नहीं पाए। अदा को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने हाथ इधर उधर मार के देखने लगी, लेकिन अदिप एकदम बेड के कोने पर लेटा था। अदा का हाथ पिलो की वॉल पर लगा, तो उसको याद आया अदिप ने कहा था वो वॉल के उस साइड है। अदा अदिप को ढूंढने के लिए अपने घुटने पर बैठ के अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए अदिप की तरफ बढ़ने लगी कि 4-5 कदम खिसक के आने पर अदा का सिर अदिप की पीठ से टकराया और अदिप जो एकदम कोने पर लेटा था वो धक्का लगाने से नीचे गिर पड़ा और हैरानी से चिल्ला पड़ा, आ। अदा भी डर गई और चिल्लाते हुए बोली, बॉस बॉस बॉस। अदा की आवाज़ सुन के अदिप ने जल्दी से लाइट ओपन की, तो अदा घुटने के बल बैठी उसको आंखें फैलाए देख रही थी। उसके बाल आगे थे। अदिप भी उसको हैरानी से देख रहा था। अदा किसी क्यूट चुड़ैल जैसी लग रही थी। अदिप जमीन पर बैठा था और अदा बेड पर बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अदा के पेट में दर्द बढ़ गया, और वो घुटने के बल ही जैसे चुड़ैल चल के आती है वैसे बेड से उतर अदिप के पास आने लगी। अदिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा बेड से उतर के अदिप के सामने आके बैठ गई और अपना पेट पकड़ के बोली, बॉस। अदिप ने अपना थूक अंदर कर लिया, फिर अदा के पेट को देखा, तो उसको समझ आया अदा को रेस्ट रूम जाना है। अदिप ने गुस्से में अदा को देखा और उसको बाजू के पकड़ के ठीक से बैठाते हुए बोला, बैल बुद्धि इंसान, रेस्ट रूम जाना है तो मुझे बैल के जैसे मार के क्यों गिराया? एक तो इतनी मुश्किल से नींद आई थी, वो भी तुमने खराब कर दी। मुझे जगह के क्या मिला तुमको? रेस्ट रूम जाना था तो उठती और चली जाती। मैं क्या तुमको उंगली पकड़ के बाथरूम तक ले जाऊं? अदिप गुस्से में बोल रहा था और अदा शांति से बैठी सुन रही थी। अदा के शांत फेस को देख के अदिप शांत हो गया और आराम से बोला, अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ। अदा फिर भी शांति से बैठी रही, तो अदिप अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, जाओ, समझ नहीं आया क्या? अदा ने अदिप को देखा, फिर अपना सिर इधर उधर करके उसके हाथ को देखने लगी। अदिप को समझ आया, अदा जाए तो जाए कैसे? उसने तो अदा को बाजू से पकड़ के रखा है। अदिप ने तुरंत अदा को छोड़ दिया, तो अदा उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। अदिप ने गहरी सांस ली और उठ के खड़ा हुआ, तो उसको अपनी बैकबोन में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पीठ पर हाथ रख लिया और बोला, HETC पर मारा सोलेड है। अदा ने सीधा जोर से अदिप की बैकबोन में मारा था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। अदिप बैठा अपना सिर दबाते हुए सोच रहा था, उसके भी कैसे दिन आ गए हैं, सच में वो एक नैनी बन चुका है। अदिप सोच ही रहा था कि अदा की बाथरूम से चीखने की आवाज़ आई। अदिप भाग के डोर के पास आया और डोर पर नॉक करते हुए बोला, क्या हुआ? पर अदा ने कोई जवाब नहीं दिया। अदिप ने फिर डोर पर हाथ मारते हुए कहा, अदा बोलो, तुम ठीक तो हो ना? अदा फिर भी कुछ नहीं बोली, तो अदिप ने गुस्से में डोर पर लात मारते हुए कहा, क्या मुसीबत है यार?
ऐसे बाथरूम के अंदर भी नहीं जा सकता। और ये बेल बुद्धि कुछ बोलती भी नहीं है, किसी दिन कहीं मैं ही उसको गुस्से में जान से ना मार दूं। अदिप बोलते हुए बार बार डोर पर लात मार रहा था कि अदा ने अंदर से डोर ओपन कर दिया और अदिप अचानक से जो डोर पर लात मारने जा रहा था डोर ओपन होने से लड़खड़ा के आगे को गिरने लगा और संभलने के लिए उसके हाथ अपने आप अदा के शोल्डर पर चले गए। और अदा भी अदिप के भार को संभाल नहीं पाए और पीछे को होने लगी। अदिप ने अपना बैलेंस संभाला और अदा को भी गिरने से बचा के ठीक से खड़ा कर दिया। लेकिन वो अदा कुछ बोलने ही जा रहा था कि अदा ने अदिप के कान के नीचे एक जमा के दे दिया। अदिप की आंखें बाहर आ गई और वो अपने गाल पर हाथ रख के गुस्से में अदा को देखने लगा। हालांकि अदिप को इतनी तेज लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बात से हैरान था अड़ा ने उसको मारा। सोचते ही अदिप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन तुरंत ही अदा की बात सुन के वो आसमान से जमीन पर आके गिरा। अदा अदिप के दूसरे हाथ को, जो उसके शोल्डर पर रखा था, उसको देखते हुए बोली, बैड पार्ट, बैड टच, कान के नीचे बजाओ। अदिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बेचारा करता भी क्या, उसने ही तो अदा को कान के नीचे बजाने को कहा था और अदा ने बजा दिया। अदिप ने फिर अदा के शोल्डर से हाथ हटा लिया और अदा को देखने लगा तो अदा की आंखों में आंसू भरे थे। अदिप थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, तुम चीखी क्यों थी? अदा ने अदिप को सिर उठा के देखा और फिर अपने होठों को खोल के बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे हो नहीं पाया। तो वो हाथों के एक्शन से नीचे झुकी और जैसे पैंट पकड़ के ऊपर करते हैं वैसे करते हुए दूर से कमर पर ला के छोड़ दी। अदिप तुरंत समझ गया आखिर हुआ क्या। अदिप ने जैसे अदा को पैंट पहनाया था, अदा को भी लगा पैंट वैसे ही पहनते हैं और उसने भी वैसे ही पैंट पहना, तो पैंट की लास्टिक फिर उसकी कमर पर जोर से लगी और वो चीख पड़ी। अदिप को एहसास था अदा को कितनी जोर से कमर पर लगा होगा, इसलिए वो अदा की आंखों में भरे आंसू पोंछते हुए बोला, तुमको इतनी दूर से पैंट छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से भी कर सकती हो। अदा अदिप के होठों को देख रही थी। अदिप क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश कर रही थी। अदिप ने अदा को देख के कहा, दोबारा से आराम से करना तो लगेगा नहीं ओके? अदा अपने न्यूट्रल फेस के साथ बोली, ओके बॉस। अदिप फिर अदा को रूम में ले आया और बेड पर लेटा के बोला, सो जाओ। अदिप भी अपनी जगह पर जाके लेट गया और अदा की तरफ पीठ कर ली, लेकिन इस बार अदा अदिप को देख रही थी। अदिप की पीठ अदा के साइड थी, फिर भी वो अदा की नज़रें अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकता था, इसलिए अपनी सीरियस आवाज़ में बोला, दोबारा बेल बनी तो सिंगे तोड़ दूंगा तुम्हारी और रस्सी से बांध के तबेले में रखूंगा, इसलिए शांति से अपनी ये नज़रें मेरे ऊपर से हटाओ और शांति से सो और मुझे भी सोने दो। अदा ठीक से समझी नहीं, वो अभी भी अदिप को देखे जा रही थी। अदिप को अदा की नज़रों से अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो पलटा और हाथ बढ़ा के अदा की आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे देखा मत करो समझी, चुपचाप सो जाओ। क्या होगा अदिप को अपनी फीलिंग्स का एहसास? कब बोलना सीखेगी अदा? क्या जन्य पता लगा पाएगा मयूर का? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। हेलो दोस्तों, आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना रिव्यू भी ज़रूर दे। अभी तक बस 4 ही रिव्यू आए हैं, जबकि पढ़ने वाले इतने भी कम नहीं है। रिव्यू में टेक्स्ट तो नहीं पढ़ता भाई, चलिए जल्दी जल्दी से रिव्यू दे डालिए। और साथ में आज आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपको जवाब देना है मेरे एक सवाल का। तो सवाल ये है कि आप लोग अभी अदिप और अदा की ऐसी ही क्यूट सी स्टोरी देखना चाहते हो, या फिर अदिप का अदा को सब सीखा के उसकी रिसर्च और अदा से जुड़े कुछ सच? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कम से कम 10 कमेंट तो चाहिए भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू डियर फ्रेंड जिन्होंने स्टोरी पर कमेंट्स किया, थैंक यू सो मच यारो, थ्रोइंग किसेस।